साबरमती से वापस प्रयागराज लाया जा रहा है इस वक्त अतीक अहमद को और पूरा काफिला वहां से रवाना हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अब अतीक अहमद कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रहा है। अपना जो अतीत है उसका वो कहीं ना कहीं अब भूल गया है और लगातार माफी मांग रहा है। कह रहा है कि अब मिट्टी में मिल चुके हैं, अब परिवार को परेशान करना बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जो गुनाह है उन पर तो कार्रवाई होना जरूरी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश दिया गया था कि जो भी माफिया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वाकई वो बात अब कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। हमारे साथ में ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं, जो कि इस वक्त लगातार अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है ब्रजेश जी, इस वक्त काफिला कहां पर पहुंचा है? देखिए कृतिका, तेजी के साथ काफिला बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में महज 20 किलोमीटर का सफर बचा है। 20 किलोमीटर के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खत्म होगा और उसके बाद ये हाईवे शुरू होगा। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर का दूर है प्रयागराज इस वक्त। और अगर 150 किलोमीटर का सफर भी आप मान लें तो ओवरऑल जो है 2.5 से 3 घंटे का सफर अभी और बाकी है, जब प्रयागराज पहुंचेगा जो है अतीक अहमद का काफिला, और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगातार जो पुलिस है वो तेजी के साथ जो है लेकर के कड़ी सुरक्षा में आगे बढ़ रही है। और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद चूंकि रास्ता थोड़ा सा जो है सिंगल हो जाएगा, यूं तो हाईवे है लेकिन हाईवे के बाद भी जो है ये चूंकि एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर जिस तेज रफ्तार के साथ गाड़ियां भाग रही हैं वैसे उसकी स्पीड कम होगी। महज 19 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में सफर और बाकी है। 19 किलोमीटर बाद भरतकूप पहुंचेगी और भरतकूप के बाद फिर सीधे नेशनल हाईवे के जरिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेगी। तो 3 से 3.5 घंटे बाद अतीक अहमद का ये पूरा काफिला पहुंचेगा। कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज की पुलिस अतीक अहमद को ले जा रही है और ये जो इस बार की पेशी है वो बेहद अहम होने जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण है इस बार की पेशी। इसलिए क्योंकि इस बार उमेश पाल हत्याकांड की उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस, उस तमाम सच्चाइयों को उगलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एसटीएफ के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण थे कि किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ ने जेल के अंदर से ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश को अंजाम दिया था। किस तरीके से उमेश पाल की हत्या के लिए प्लानिंग जो थी, यूं तो प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में इसकी पूरी प्लानिंग और साजिश तैयार की गई थी, लेकिन इसके साथ इस पूरी साजिश का जो मुख्य सूत्रधार था वो अतीक अहमद था। अशरफ से जो है जो हत्यारोपी थे उन्होंने लगातार जो है मुलाकात की थी, कई दौर की मुलाकात की थी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही आईडी पर कई आरोपी मिले थे। जिस वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया था उससे कुछ दिन पहले भी सारे आरोपी एक साथ जो है अशरफ से मिले थे। तो ये अपने आप में बेहद अहम है कि किस तरीके से ये पूरे जो है इन अतीक के और अशरफ के जो तार है वो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं और उन्हीं तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस वक्त प्रयागराज की पुलिस करेगी। अभी तक प्रयागराज पुलिस के हाथ खाली हैं, बेहद फ्रस्ट्रेट जो स्थितियां हैं वो प्रयागराज पुलिस की है, क्योंकि अभी तक जो 5 मुख्य हत्यारोपी हैं जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है, ये सभी लोग जो है अभी तक फरार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी इसका सुराग नहीं लग पाया कि आखिर वो कौन जो है लोग हैं जो इनके मददगार थे, जिन्होंने इनको भगाने में मदद किया, जिन्होंने इनको जो है यहाँ से छुड़ाने में मदद किया। ये अपने आप पे बेहद अहम है। आप देखिए किस तरीके से जैसे ही उस पूरी प्रिजनर वैन के आसपास कोई गाड़ी आती है तो जो सिक्योरिटी की लगी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह सतर्क हो जाती हैं, आनन फानन में उन गाड़ियों को हटाया जाता है, क्योंकि उस पूरे प्रिजनर वैन के इर्द गिर्द सिर्फ पुलिस का अपना घेरा है और पुलिस कड़ी सुरक्षा घेरे में अतीक को लेकर के जा रही है। और ये जो आप प्रिजनर वैन देख रही हैं दरअसल जो है नीले कलर की, ये जो प्रिजनर वैन है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसमें न सिर्फ बॉडी वार्मर कैमरों के साथ लैस है, हाईटेक हथियार दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कमांडो लेवल के जो पुलिस के जो है जवान हैं उनको इस पूरी वैन के अंदर तैनात किया गया है।
जब आप इस वैन से इन पुलिसकर्मियों को उतरते हुए देखेंगे तब आप देखिएगा फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट। आप सोचिए इतनी गर्मी के बीच में किस तरीके से ये लोग 30-30, 40-40 किलो के पूरे इक्विपमेंट वो लादे हुए बैठे और 1300 किलोमीटर से ये पुलिस के जवान चले आ रहे हैं। तो आप सोचिए इन अपराधियों को, जिन्होंने अपराध का पूरा साम्राज्य खड़ा किया, जिन्होंने जरायम की पूरी जो है ये एम्पायर खड़ा किया, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें किस तरह से सुरक्षित ताकि पहुंचाया जा सके, उन्हें उनकी सलाखों तक पहुंचाया जा सके, जो है उनको उनके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके, इसके लिए पुलिसकर्मी कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए कल जो है दोपहर से जो है ये पूरा काफिला निकला हुआ है और उसके बाद लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल करके 1300 किलोमीटर का सफर करके पहुंच रहा। महज 150 किलोमीटर का सफर बचा है, यानी 1150 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं ये पूरे जो है ये पुलिसकर्मी। बेहद थके हुए होंगे, बावजूद इसके वो अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि फर्ज ये है कि अतीक अहमद को उसके गुनाहों की सजा दिलाना है, उन गुनाहों की जो उसने ना जाने कितने लोगों के साथ अपराध करके गुनाह किए थे। आप सोचिए 100 से ज्यादा ऐसे अपराध हैं अतीक अहमद के ऊपर, अशरफ के ऊपर जो है इस तरह के अपराध की उसने जो है वहां पर अपने आप में जो है न जाने कितनी हत्याएं, कितने अपहरण, कितने लूट, न जाने कितने जघन्यतम अपराधों को अंजाम दिया, बेशुमार संपत्ति बनाई। कहते थे उस पूरे इलाके में, प्रयागराज के आसपास का इलाका जो पूरा है, उस इलाके में अतीक अहमद की अपनी इस तरीके की धाक थी, इस तरह की दहशत थी कि जिस जमीन में, जो भी बेशकीमती जमीन, जो भी मॉल, जो भी जो है घर, जिस पर भी अतीक का दिल आ जाता था उसको जो है हथिया लेता था। उसके बाद ना तो कोर्ट उस पर कोई मदद कर पाई, ना पुलिस कोई मदद कर पाई, ना कोई सिस्टम मदद कर पाया। तो इस तरीके का रसूख अतीक अहमद का था और अतीक अहमद की इस रसूख को तोड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उस रसूख को तोड़ा है, अपराधियों के उस इकबाल को तोड़ा है, उस नेक्सस को तोड़ा है। आप सोचिए इनके खिलाफ सिंगल नहीं चौतरफा कार्रवाई हो रही, ईडी की कार्रवाई अलग है, इस पर जो है अलग जो है इनके खिलाफ जो बेपनाह संपत्ति बनाई, अवैध संपत्ति, उस पर बुलडोजर अलग चला। तो इस तरीके से देखा जाए तो चौतरफा कार्रवाई हो रही। आज अतीक को जब पेशी पर ले जाया जा रहा है, उससे पहले ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। छापेमारी किन पर? उन मददगारों पर हो रही है। एक वानगी है उसकी कि किस तरीके से अतीक अहमद ने अपने अपराध के इस पूरे जराइम के साम्राज्य को खड़ा किया, कैसे अवैध संपत्तियां अपने गुर्गों के नाम पर की, जो है जो इनका वकील था उस वकील के घर पर भी आज ईडी की छापे पड़ी है, उसका जो मेन जो है कारखास था उसके घर में भी आज ईडी के छापे पड़े। तो ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं। बिल्कुल कार्रवाई लगातार हो रही है और जो पूरा किला है अतीक अहमद का उसे नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी। और अब फिलहाल अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में आज पेश किया जाएगा। चलिए ब्रजेश, आप लगातार बने रहिए और कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर 2024 के लिए विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस पार्टी सख्त लगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। कांग्रेस वहीं सचिन पायलट रात से दिल्ली में मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए 2024 से पहले कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो कहीं न कहीं हुई है विपक्षी नेताओं पर, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें या जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसके बाद कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उनको, सबसे बड़ी बात है जो समान विचारधारा के विपक्षी दल है उनको एकजुट करने की जो कवायद है वो कहीं न कहीं चल रही है। और इसी कड़ी में आज भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात करें या चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, उन सभी लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात करी है। और इस मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री
जो नीतीश कुमार है वो भी मौजूद रहे। तो निश्चित रूप से एक कवायद, एक तैयारी की जा रही है किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कहीं न कहीं दी जा सके। इससे पहले भी समान विचारधारा के जो जितने भी दल हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद पहले भी हो चुकी है। हालांकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके की कवायद की गई थी तो कहीं न कहीं सफल नहीं रहा। ऐसे में तमाम विपक्षी दल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक विपक्षी दल का एक बड़ा चेहरा बनाया जाए जिस चेहरे पर सभी विपक्षी दलों की सहमति हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। लेकिन अभी जो विपक्षी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं वो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई को, उसको लगातार विपक्षी दल जो है वो दुरुपयोग उसको बता रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से सरकार को जवाब देना है इसको लेकर ही बैठकें लगातार की जा रही है। ऐसे में आज भी दिल्ली में तमाम जो विपक्षी दल के बड़े दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, ये सब तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे और निश्चित रूप से कई राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ लाया जाए इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो हुई है आज। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना किया है। आपको बता दें कि राजस्थान को आज वंदे भारत ट्रेन की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो राजस्थान को आज ये बड़ी सौगात मिली। राजस्थान में भी अब से वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। ये सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं लखनऊ में स्वर्गीय लालजी टंडन जी की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया और साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सीएम योगी ने लालजी टंडन जी को याद करते हुए कहा कि टंडन जी को हमेशा से कार्यकर्ताओं से लगाव था। वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान और राम मंदिर आंदोलन में टंडन जी की अहम भूमिका रही। एक पुत्र अपने पिता के लिए
इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी एक भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना। और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। एक पुत्र ने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था, क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिए हैं। जितने भी हमारे पुराने 100 साल, ये 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में आज सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया की न्याय की हिरासत को बढ़ा दिया था, जिसके बाद हो रही है और जो पूरा किला है अतीक अहमद का, उसे नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी। और अब फिलहाल अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में आज पेश किया जाएगा। चलिए ब्रजेश, आप लगातार बने रहिए और कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर 2024 के लिए विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस पार्टी सख्त लगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। कांग्रेस वहीं सचिन पायलट रात से दिल्ली में मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए 2024 से पहले कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं हुई है विपक्षी नेताओं पर, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें या जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको, सबसे बड़ी बात है कि जो समान विचारधारा के विपक्षी दल है उनको एकजुट करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं चल रही है। और इसी कड़ी में आज भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के
जो नेता हैं उनकी बात करें या चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, उन सभी लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात करी है। और इस मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी मौजूद रहे। तो निश्चित रूप से एक कवायद, एक तैयारी की जा रही है किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कहीं न कहीं दी जा सके। इससे पहले भी समान विचारधारा के जो जितने भी दल हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद पहले भी हो चुकी है। हालांकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके की कवायद की गई थी तो कहीं न कहीं सफल नहीं रहा। ऐसे में तमाम विपक्षी दल चाहते हैं कि कहीं न कहीं एक विपक्षी दल का एक बड़ा चेहरा बनाया जाए जिस चेहरे पर सभी विपक्षी दलों की सहमति हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कहीं न कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा। लेकिन अभी जो विपक्षी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं वो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई को, उसको लगातार विपक्षी दल जो है वो दुरुपयोग उसको बता रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से सरकार को जवाब देना है, इसको लेकर ही बैठकें लगातार की जा रही है। ऐसे में आज भी दिल्ली में तमाम जो विपक्षी दल के बड़े दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, ये सब तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे। और निश्चित रूप से कई राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ लाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो हुई है आज। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना किया है। आपको बता दें कि राजस्थान को आज वंदे भारत ट्रेन की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो राजस्थान को आज ये बड़ी सौगात मिली। राजस्थान में भी अब से वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। ये सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं लखनऊ में स्वर्गीय लालजी टंडन जी की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया और साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी।
बता दें कि सीएम योगी ने लालजी टंडन जी को याद करते हुए कहा कि टंडन जी को हमेशा से कार्यकर्ताओं से लगाव था। वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान और राम मंदिर आंदोलन में टंडन जी की अहम भूमिका रही। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी एक भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। एक पुत्र इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दी है। जितने भी हमारे पुराने 100 साल, ये 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में आज सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक है। तो आज जमानत मामले में आज एक बार फिर सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था और आज दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी, इस याचिका पर सुनवाई होगी। वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर में 10 दिवसीय हित हितोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 23 अप्रैल से 2 मई तक धूमधाम से ये आयोजन किया जाएगा। वहीं बता दें कि आयोजन में पर्यावरण संरक्षण और ब्रज संस्कृति की झांकी मुख्य रूप से दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के तिलकायत अधिकारी गोस्वामी हित मोहित मरालजी महाराज ने इसकी जानकारी दी है। तो राधा वल्लभ मंदिर में हित हितोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 23 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई।
वहीं न्यूज वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की। इस दौरान असीम अरुण ने निकाय चुनाव समेत कई सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारियां है? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव की अगर हम बात करें या जयंत चौधरी की बात करें, चंद्रशेखर रावण की बात करें, वो जो जन्मस्थली है बाबा साहब अम्बेडकर की, वहां पे 14 अप्रैल को जाने वाले हैं। बीजेपी किस तरीके से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर? आज अखिलेश जी को याद आ रहा है बाबा साहब की जन्मस्थली जाने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2012 में आप मुख्यमंत्री बने, भीमनगर नाम से एक जनपद था जो बाबा साहब के नाम पे था, कांशीराम जी के नाम पे एक जनपद था कांशीराम नगर। जब आप शक्ति की पोजीशन में थे तब आपने क्यों उन नाम को काटा? जितने दलित महापुरुषों के नाम पे जनपद थे, मेडिकल कॉलेज, अन्य प्रतिष्ठान थे, उनको आपने काटा। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए जो योजनाएं थी उनको आपने काटा। तो ये सबके सामने है। आज आप जाकर के महू में बाबा साहब को प्रणाम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि महू का जो तीर्थ है, पंच तीर्थ के रूप में मोदी जी ने उसको विकसित किया है। आप अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपने उत्तर प्रदेश में कौन सा तीर्थ विकसित किया बाबा साहब के नाम पे? जो था उसको आपने नष्ट करने का काम किया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी का चरित्र अगर परखना हो तो उसको ताकत, उसको पावर दे दो। पावर में आने पे वो क्या करता है ये हम सबके सामने है। हम सब देख रहे हैं कि जब अखिलेश जी पावर में थे तो बाबा साहब का अपमान करने में कोई चूक नहीं करते थे, और आज जब पावर में नहीं है तो नतमस्तक हो रहे हैं। ये कंट्रास्ट, ये अंतर सबके सामने है। इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा मुझे नहीं लगता, बल्कि उनका गेम जो है ये पूरी तरीके से सबके सामने बेनकाब हो चुका है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। सर, आरिफ और सारस की जिस तरीके से कहानी आपने देखी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी चला कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, कल अगर हम बात करें तो आरिफ से सारस को मिलने दिया गया, लेकिन वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सारस को वापस करने देना चाहिए, ये निश्चल प्रेम है, और एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, ये एक भावुक मुद्दा भी है और एक कानूनी मुद्दा भी है। जो पशु पक्षी हैं उनको, किस पशु को पाल सकते हैं, किस पक्षी को पाल सकते हैं, इसके नियम बने हैं। तो दोनों ही चीज़ों को इसमें देखना है। एक ज़माना था लोग शेर पाला करते थे, वो भी भावुक एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन आज कोई शेर पालने को कहे तो हम उसको मना करेंगे। उसी प्रकार तो कानून के अनुसार इसमें चलना होगा। जो भावुकता है उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन कानून के अनुसार चलना ऐसे में बेहतर होगा, क्योंकि वरना बहुत सारे ऐसे मुद्दे खुलेंगे। किसी के पास कोई और पशु पक्षी है जो दुर्लभ प्रजाति का है, उसको उससे बहुत प्यार है, तो उसको रखेंगे या उसको संरक्षित करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, जो न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई। और खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।